आमहो में आने वाले दिनों में आपका एयरपोर्ट भी होगा। अगर वो पुल बन जाएगा तो बेगूसराय का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सामहो ही होगा। विश्वविद्यालय का जहाँ तक सवाल है, विश्वविद्यालय का बनना तय है और विश्वविद्यालय भी बनेगा। और दिनकर की धरती में दिनकर का सम्मान विश्वविद्यालय से करना कोई बड़ी बात नहीं है कि इस विषय पर काम चल रहे हैं और जल्द ही इसका प्रयास कुछ आपको दिख जाएगा। लोग कहें कि हम नंगे चले जाएंगे, जो नंगे रह कर धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन वो कहें कि नंगे हम अपने बच्चों को भेजेंगे, तो क्या ऐसा विद्यालय थोड़ी एक्सेप्ट करते हैं। विद्यालय का एक अपना ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड के मुताबिक ही बच्चों को एक रूपता रहनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा पूरे नगर निगम में लगा दी जाए और चेक पोस्ट बना दिए जाए एंट्री पॉइंट पर, तो ये नगर निगम सुरक्षित हो जाएगा। कटरा और कुकुरमुत्ते के तरफ रोड पर दुकानें लग रही हैं, इसको सरकार को तुरंत ध्यान दे करके रोड को फ्री करना चाहिए। जब तक रोड नहीं फ्री होगा, नगर निगम में सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। ये विकास सामने है और कष्ट भी उनके सामने है, दोनों चीज़ सामने है। अब चयन करना है कि हम विकास चयन करें या कष्ट को चयन करें। ये चयन करना नगर निगम क्षेत्र के जितने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनका है। एक कांग्रेस के सांसद के पास मैं 27 साल पहले गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं डिबिया देना जानता हूँ, ट्रांसफार्मर देना नहीं जानता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के एक ऐसे महानुभाव के सानिध्य का लाभ ले रहा हूँ जो बेगूसराय की राजनीति नहीं, हर सामाजिक और मानव हित की गतिविधि में शामिल रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरएसएस के प्रांत समरसता प्रमुख और गंगा समग्र के भी प्रांत संयोजक अमरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ लल्लू बाबू का। तो हम लल्लू बाबू से मिलेंगे और जिले के कुछ ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर भी हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये अपनी बेबाक प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं और एक प्रखर वक्ता भी हैं। सर, सबसे पहले हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं केवी स्टूडियो परिवार को मैं अपने तरफ से इस कार्य के लिए जो समाज की कठिनाई है उसको प्रत्यक्ष दर्शन कराने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस परिवार को। और ये लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि समाज के जो कठिनाइयाँ हैं उसको सरकार के नज़र तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। सर, प्रश्न की शुरुआत करना चाहेंगे हम। एक बड़ा मुद्दा बना हुआ पूरे देश में, बहस छिड़ा हुआ हिजाब को लेकर के, और हिजाब विवाद हर दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और अपनी अपनी बात सामने आ रहे हैं। वस्त्र पहनना या नंगे रहना ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अपना विचार है, लेकिन विद्यालय का एक अपना विचार है। विद्यालय चलता है विद्यालय के नियम कायदे से, और उसमें अगर चंदन और टीका कर करके कल को लोग कहें कि हम नंगे चले जाएंगे, हमारे संस्था में भी कुछ लोग कार्य इस तरह से समाज में रहते हैं जो नंगे रह करके भी कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन वो कहें कि नंगे हम अपने बच्चों को भेजेंगे, तो क्या ऐसा विद्यालय थोड़ी एक्सेप्ट करते हैं। विद्यालय का एक अपना ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड के मुताबिक ही बच्चों को एक रूपता रहनी चाहिए। समरस एक ड्रेस होता है और विद्यालय का अपना ड्रेस होता है, उसमें जाना चाहिए। और इस तरह की बातें जो समाज में आती है या विद्यालय के बीच में ये प्रश्न आता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है। भ्रम का माहौल नहीं फैलाना चाहिए इस तरह से, और समाज को बांटने का कार्य जो लोग भी कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, इस राष्ट्रहित में नहीं है। तो ये हिजाब के नाम पर अब राजनीति छिड़ चुकी है। सर, कहा जा रहा है कि संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। राजनीति करने वालों के पास अब विषय बहुत कम सीमित रह गया है, क्योंकि राजनीति विकास का एक माध्यम है, और राजनीति करने वाले को राष्ट्र की और भी कठिनाइयां हैं उसको दूर करने का विचार करना चाहिए था। इन विचारों पर राजनीतिक करने वालों को विद्यालय के अंदर प्रवेश, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय आज समाज के सामने खड़ा है, और समाज के सभी लोगों को इसमें एक उतर करके और इस विषय को सॉल्व करना चाहिए। ये विषय समाज का नहीं है, ये विषय बच्चों का भविष्य का है, और बच्चों के भविष्य के विषय में राजनीति करना ये अच्छा नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव को लेकर के उस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। भाजपा का मुद्दा तो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन विषयों पर लोगों की चिंता होनी चाहिए थी। और विगत 2 साल से ये देश बहुत ही कठिन कालखंड से गुजरा है, और ऐसी बीमारी सामने देश के सामने चुनौती के रूप में आई थी,
और उसमें भ्रम फैला करके राष्ट्र को कमज़ोर करने की एक साजिश भी चली थी, लेकिन राष्ट्र उससे बाहर निकल चुका है। तो राष्ट्र के सामने जो समस्या है उस समस्या का निदान होना चाहिए था, इन समस्याओं पर इतना विचार नहीं करना चाहिए था। भाजपा के पास बहुत सारे मुद्दे हैं काम करने के लिए और उन मुद्दों पर भाजपा काम कर रही है। सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन यूपी का चुनाव कह सकते हैं सबके नज़रों पे है। हर खेमा अपने अपने जीत की लेकर अपनी अस्वस्थता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार तो योगी की सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। दुर्भाग्य इस देश का है, जो आदमी निष्पक्ष भाव से समाज के सभी वर्गों के लिए एक साथ काम कर रहा हो, वैसे लोगों को राष्ट्र से उस कार्य से वंचित करने का जो प्रयास है वो कोई देसी प्रयास नहीं है, वो विदेशी प्रयास भी है। और उन प्रयासों में देश के लोगों को सोचना चाहिए था कि जो हमारे सभी समाज का उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो, उस व्यक्ति के उस कार्य करने से रोकने का प्रयास ये राष्ट्रहित में नहीं है। रही बात, पहले भी चर्चा होती थी कि 370 कौन हटाएगा, कश्मीर में कश्मीरी पंडित कब जाएंगे, ये प्रश्न समाज के सामने में वही वर्ग उठाते थे। राम मंदिर कब बनाएंगे, कहाँ से बनेगा, कौन करेगा, राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, इन प्रश्नों पर एक समाज में बहुत दिनों से ये झंझट चल रहा था। लेकिन ये जब सॉल्व हो गया तो लोग उसको भूल गए। विकास का भी मुद्दा था, जो विकास कैसे होगा, कि ये रोड कौन बनाएगा, पानी कौन देगा, बिजली कौन देगा, तो लोगों को ये आश्चर्य लगता था कि इन मुद्दों पर सरकार नहीं कर पाएगी काम, क्योंकि सरकार के सामने में और भी चुनौती थी। बॉर्डर पर की चुनौती थी, चीन का आक्रमण था, पाकिस्तान का आक्रमण था, पड़ोसी राज्य हमारे लिए नहीं कार्य कर रहे थे, पड़ोसी राज्य हमें बर्बाद करने में लगे थे। लेकिन उन मुद्दों को भी राष्ट्र ने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया और वो सॉल्व होता दिख रहा है। फिर भी हम उस दल को अगर समर्थन नहीं करेंगे तो ये राष्ट्रहित में नहीं है। सरकार तो वहाँ की जनता बनाती है और वो वहाँ के वोटर बनाते हैं, फिर भी उसकी मानसिकता हमें समझ में आती है कि वो लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। अब रही बात की यूपी की, और ये चूँकि वहाँ पर कुछ इस तरह के लोग भी हैं, अभी कल परसों की कहानी है कि वहाँ देशद्रोही की सज़ा मिली अहमदाबाद बम ब्लास्ट में, और उनका सीधा संपर्क यूपी से था और यूपी में किसी एक दल से था, और वो दल वाले अब उसको भटकाने अटकाने में लगे हुए हैं। तो विषय को भटकाना अटकाना तो ये तो भ्रम का माहौल फैलाना और उससे वोट का प्राप्ति करना, कुर्सी मिल जाए तो हम अपने परिवार का पोषण कर सकें, तो ये तो चलता रहेगा और चलता रहेगा। ये सरकार के लिए तो सभी लोग आश्वस्त हैं, वहाँ की जनता भी आश्वस्त है और भारत माँ का भी यही पुकार है कि वो आदमी फिर से सत्ता में काबिज हो। अब आगे भगवान की कृपा। अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया, कृष्ण तो मथुरा में ही पैदा हुए थे, ये सब जानता है, ये शास्त्र का विषय है और वो आज का विषय नहीं है। और इसकी पौराणिक परंपरा थी हमारी कि उस स्थान को हम पूजते थे, वो हमारा धार्मिक स्थल है। अब कोई कहे कि मुसलमान मक्का नहीं जाएंगे तो ये तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा और हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मुसलमान क्यों नहीं मक्का जाएंगे। लेकिन अगर हमको मथुरा के लिए कहा जाए कि नहीं, मथुरा पहले कृष्ण की जन्मभूमि नहीं थी, तो ये विषय हमारे पचने का विषय नहीं है। तो मथुरा का विषय तो आज से नहीं, शुरू से ही था, और था तो सॉल्व होगा। इस कालखंड में हमको लगता है कि सॉल्व हो जाना चाहिए और सबके सामंजस्य से सॉल्व होगा। ये हमें विश्वास है कि इसमें मुसलमान भी आकर के सामने इस चीज़ को समझेंगे और ये मुसलमान आगे बढ़ करके इसमें काम करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर, ये तो कुछ राष्ट्रीय मुद्दे थे, हम अपने ज़िले के कुछ मुद्दे लेना चाहेंगे। जब से यह घोषणा हुई है सरकार की ओर से कि अब प्रत्यक्ष रूप से जनता मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी, नगर निगम चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है और कई दावेदार सामने आ रहे हैं, तो सरकार की इस फैसले को कैसे देखते हैं? नगर में प्रबुद्ध लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग कुछ न कुछ व्यवसाय या सरकारी नौकरी से जुड़े लोग रहते हैं। कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल का नगर होता है, यहाँ के विचार भी उसी तरह के होने चाहिए। मुद्दा तो नगर का मूल रूप से नगर पालिका और नगर निगम दो ही काम करती है, लेकिन उन दो कामों में विगत के कुछ वर्षों में ऐसी परिस्थिति बनी कि जनसंख्या की वृद्धि होती गई और ढंग से नगर बसाया नहीं गया। सरकार तो फैसला सही की है, सरकार के फैसले से हमको कोई उतना वास्ता नहीं है। स्थानीय स्तर पर हमको ये फैसला करना पड़ेगा कि नगर निगम से हम ले क्या प्राप्त क्या कर पाएंगे और नगर निगम के कैसे लोगों को उस
कुर्सी पर बैठाया जाए जो इन विचारों को लेकर के जल्दी से जल्दी इस नगर की दिक्कतों को दूर कर सके। तो सर आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति को नगर निगम के कुर्सी पर बैठाया जाए जो नगर निगम को बेहतर बना सके, तो क्या लगता है आपको, क्या प्राथमिकताएं आपकी नज़र में एक स्मार्ट नगर हो हमारा बेगूसराय, तो इसके लिए सर क्या परिकल्पनाएं हैं जो भी प्रशासन में आए, जिनको भी सत्ता मिले नगर निगम का, जो भी कुर्सी पे आए, वो एक बेहतर नगर निगम बना पाएँ? पहला तो दिक्कत ये नगर के अंदर में आ रहा है कि रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। जितने चिकित्सा के केंद्र बने हुए हैं उन स्थानों पर जाने में एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है कि एम्बुलेंस वहां सही रूप में और जल्दी से पहुंच सके उन जगहों पर। और उसका मूल कारण है कि अव्यवस्थित ढंग से दुकानों का खुलना, इलीगल दुकानों का खुलना। सरकार को और नगर निगम को चाहिए इन चीज़ों पर कि उनको किसी अच्छे स्थान पर बैठा करके रोड को जो उस पर इंक्रोचमेंट है वो उससे मुक्त करा दें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा को सॉल्व किसी भी संगठन को और किसी भी व्यक्ति को करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। और दूसरा मुद्दा यहाँ पर है कि सुरक्षा। यहाँ से क्राइम करके लोग निकल जाते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा पूरे नगर निगम में लगा दी जाए और चेक पोस्ट बना दिए जाए एंट्री पॉइंट पर, तो ये नगर निगम सुरक्षित हो जाएगा। तीसरा मुद्दा है यहाँ जल का, पेयजल का, निकासी का, और यूज जो वाटर है जो उसको निकासी का। उसके लिए अभी तक ये सरकार विगत 7 वर्षों में कोई प्रयास नहीं की है और वो प्रयास भी असफल रहा है। जगह जगह पर रोड तोड़ दिए जाते हैं, व्यवस्थित ढंग से तोड़ा नहीं जाता है, जिसे बने रोड को भी ध्वस्त करके समाप्त कर दिया गया है इस नगर निगम में। नगर निगम के क्षेत्र में रोड, कोई भी रोड ऐसा नहीं है जिस पर कि आप ढंग से गाड़ी चला सकते हैं या जा आ सकते हैं। उसके कारण जाम लगता है, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था रहती है। वो व्यवस्था मूल कारण है कि कोई रोड हमारे नगर से निकलने का बाईपास रोड या कोई ऐसा रोड भी नहीं बना पाया। बना हुआ जो है, जैसे बगल के MN राय के क्लिनिक के बगल से जो रोड गई है, नेशनल हाईवे को टच की है, एक बार घूम करके उसको देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। और कोई ऐसा नहीं है कि उसमें लोग जाते आते नहीं हैं। बिशनपुर के सारे लोगों का निकलने का एक सुलभ मार्ग था, लेकिन वो मार्ग भी अवरुद्ध है। काली स्थान से लेकर के और बिशनपुर तक, चौक तक पूरा जाम रहता है, क्योंकि विद्यालय हैं, यहाँ बराबर परीक्षा होते रहते, बच्चे आएंगे, उनके साथ गार्जियन आते हैं, गाड़ी लगती है, और उसके कारण कोई चिकित्सा की व्यवस्था के एम्बुलेंस और लोगों को लेकर के, पेशेंट को लेकर के जाने में बहुत कठिनाई होती है। पेशेंट मरते हैं उसके कारण। तो दूसरा उपाय है कि भाई इन लोगों के विद्यालय के एग्जामिनेशन नगर के क्षेत्र से बाहर कराएं। और दूसरा चीज़ है कि ये जो कठरा और कुकुरमुत्ते के तरफ रोड पर दुकानें लग रही हैं, इसको सरकार को तुरंत ध्यान दे करके रोड को फ्री करना चाहिए। जब तक रोड नहीं फ्री होगा, नगर निगम में सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। पर्यटन के लिए बेगूसराय का जो पर्यटन केंद्र था, नौलखा मंदिर, उसकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई है। और जयमंगला स्थान का तो विकास हुआ ही नहीं आज तक। गरपुरा का शिव मंदिर है, कांवर झील का मुद्दा है। कांवर झील में अभी माननीय राकेश सिन्हा जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। उस सरकार को उस ओर ला करके ध्यान आकृष्ट किया है कि वहाँ के मुद्दा को सॉल्व किया जाए। और नगर निगम क्षेत्र में उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि कोई एक स्थान टूरिस्ट प्लेस के रूप में अच्छा डेवलप किया जाए। और उसका उन्होंने केंद्र भी बनाया है कि वो नौलखा मंदिर का एरिया है, यहाँ पर सारे कार्य अच्छे ढंग से किए जाए, ताकि लोग वहाँ पर बैठ करके अपना पार्क हो, सब तरह की सुविधा जो उपलब्ध हो टूरिस्ट प्लेस के लिए दिया जाता है वो वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। और मंदिर का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। इतना बड़ा यूनिट हमारे पर्यटन का हमारे नगर के अंदर में हो और उसकी स्थिति दयनीय हो, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। सर, आपने हमेशा पर्दे के पीछे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार किसी की बने, मेयर कोई बने, लेकिन आपकी भूमिका हमेशा से रही है। आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद किसे मिलने जा रहा है नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर के लिए? संघ का काम अच्छे समाज का निर्माण करना है। तो अच्छे समाज के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? तो अच्छे नेतृत्व का भी होना चाहिए। जो हमारी आँख होती है इस दोनों बीच के कड़ी में, समाज और सरकार के बीच की कड़ी होती है, वो जनप्रतिनिधि होता है। अगर जनप्रतिनिधि चयन में हम अगर बेईमानी कर जाते हैं, जातिवाद करते हैं या किसी क्षेत्रवाद करते हैं या और भी कारण से हम पैसे लेकर के, और जो आजकल की परंपरा चली है कि लोगों के बीच में भ्रम फैला करके एक व्यक्ति को, बाहुबली को, धनबली को आप सामने खड़े करते हैं,
तो उसमें आपको कठिनाई पैदा होगी। इन चीज़ों से वंचित नगर निगम के लोगों को करना चाहिए। विकास सामने है और कष्ट भी उनके सामने है, दोनों चीज़ सामने है। अब चयन करना है कि हम विकास चयन करें या कष्ट को चयन करें। ये चयन करना नगर निगम क्षेत्र के जितने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनका है। हम किसी को साथ नहीं देते हैं, हम लोग का काम सब हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन उसमें अगर अच्छे व्यक्तित्व के लोग आएंगे और निष्पक्ष भाव से और निर्दलीय भाव से और कोई बेईमानी और भेदभाव नहीं करते हुए जो काम करेंगे, मैं उनका समर्थन करूंगा। सर, आपने राकेश सिन्हा का भी जिक्र किया। राकेश सिन्हा ने बराबर बेगूसराय के हित में अपने आवाज़ को उठाते रहे हैं। सांसद से लेकर सड़क तक उन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया है और जनहित में वो काम करते रहे हैं। अभी मैंने देखा, जिसका जिक्र भी आपने किया, कांवर झील के बारे में उन्होंने इस पे संसद ने सवाल उठाए थे। सामहो पुल एक सपने जैसा था दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन उस सपने को अब हकीकत का रास्ता मिल चुका है। अब वो सपना सच होगा और सामहोवासी का सर्वांगीण विकास होगा, वो खुशहाल होंगे। लेकिन इस लड़ाई को काफ़ी जद्दोजहद के साथ आप लोगों ने उठाया, काफ़ी संघर्ष किया और आपने उस संघर्षों का नेतृत्व किया और इस आवाज़ को राकेश सिन्हा जी तक पहुंचाया और आज वह पुल कुछ दिनों के बाद हम सबके सामने होगा। तो सामो पुल को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, बहसबाजी भी हो रही है, तरह तरह की अटकलें और तरह तरह की बातें चल रही हैं, तो इस पुल का श्रेय किसे देना चाहेंगे और इस पूरे पुल की कहानी को हमारे दर्शकों से बताएं। राकेश सिन्हा का ये मातृभूमि है, ये माँ की मिट्टी है उनकी, यहीं से पैदा हुए हैं और यहीं पले बढ़े हैं। तो राकेश सिन्हा का लगाव तो निश्चित रूप से यहाँ ज़्यादा होगा ही। और सरकार की ऐसी कृपा हुई कि उनको सांसद के रूप में, राज्यसभा का सांसद के रूप में स्वीकार किया। उनका दर्द है इस जगह से और उस दर्द को हम और आप नहीं पैदा किए हैं, वो दर्द उनका अपना है, सेल्फ का दर्द है। वो चाहते हैं कि बेगूसराय हम जब आएँ तो एक नया बेगूसराय में रोज दिन प्रवेश करें और उसके लिए जो भी उनका छोटी से छोटे से प्रयास से भी अगर वो हो सके तो वो करें। रही बात आज के माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो वो टाल क्षेत्र और चौर और दियारा ये शब्द हटाना चाहते हैं। न चौर रहे हमारे यहाँ, न दियारा रहे हमारे यहाँ, न टाल क्षेत्र कहलाए कोई। हम सब जगह को समरस विकास करें ताकि सब जगह का विकास एक रूप हो और उस विकास से ही संभव है राष्ट्र का विकास। वो अगर विकास नहीं करेगा तो विकलांग वो समाज कहलाएगा और उस समाज के विकलांग समाज से हम राष्ट्र का समृद्ध राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। इसलिए राकेश सिन्हा का दर्द उन क्षेत्रों के प्रति ज़्यादा है जिन क्षेत्रों में विकास आज तक नहीं हो पाया। पुल का श्रेय किसी को नहीं जाता है, ये उनका राष्ट्र धर्म है। और हमारे सभी सांसद विधायक जो भी जैसा किए वो सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन राकेश सिन्हा का एक विशेष प्रयास रहा। विगत 27 साल से हम इस विषय पर लड़ाई लड़ते आए हैं। एक कांग्रेस के सांसद के पास मैं 27 साल पहले गया था तो उन्होंने कहा कि मैं डिबिया देना जानता हूं, ट्रांसफार्मर देना नहीं जानता हूं। तो मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि प्रयास करने से निराशा दूर होती है। कार्य के लिए जब तक लगातार प्रयास नहीं हो तब तक वो आप कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह के कार्य के सिद्धि प्राप्त करने का एक ही माध्यम है कि निरंतर प्रयास करना चाहिए। और वो कष्ट अगर किन्हीं ने सामहो का देखा हो प्रत्यक्ष में, तो वो पुल क्या कहे, सामहो के हर विकास के लिए सबसे आगे दौड़ करके, और उसमें 100 राकेश सिन्हा भी दौड़ लगा देते अगर आज तक उनको दर्द समझ में आता। लेकिन ये दर्द अकेले राकेश सिन्हा को इसलिए उस समय समझ में आया जब राकेश सिन्हा को मैंने पूरे सामहो के दर्द के बारे में अवगत कराया और बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना। इस विषय को सुनने के बाद उनके आंख से आंसू गिर गया। उन्होंने कहा कि ये अभी तक नहीं हुआ विकास, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप जो जो बनाएंगे प्रपोजल, वो मैं सभी प्रपोजल को सामहो के लिए और सामहो के लोगों के लिए मैं उतार करके रखूँगा और सरकार को इस ओर ज़रूर ध्यान को आकृष्ट करूँगा। मैं सदन में हूँ और सदन में बराबर मैं सामहो के बारे में ही चर्चा करूँगा। ये उन्होंने किया, इसलिए वो उनकी उपलब्धि से उनको कोई मेडल नहीं मिलना है, लेकिन मेडल एक ही मिलनी है, आत्मसंतुष्टि। वो उनकी मातृभूमि है और मातृभूमि की सेवा में उन्होंने अपना एक समर्पण दिया है, बस। और अभी वो बेगूसराय से जुड़ने का एक ही कारण है, वो जिला के अंदर का विषय है। एक कारण, सबसे बड़ा कारण है कि उनके बच्चे और उनके परिवार के लोग सब यहीं रहते हैं और उनके शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य के लिए कभी किसी सरकार ने चिंता नहीं की कि वो साल में कितना दिन किस तरह से आते जाते हैं। एक बार अगर किसी ने ध्यान से देखा होता तो ये विषय सबके नज़र में था।
और ये लड़ाई में मैं अकेले नहीं था, दियारा विकास परिषद का भी साथ था हमारा। दियारा विकास परिषद वहाँ के लोगों ने बनाया था और उनका पूरा समर्थन और साथ मिला हमें। जितने हमने डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के नज़दीक रखे हैं उसमें दियारा विकास परिषद और सामूह के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि डे टू डे उन्होंने जो आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, उसका उन्होंने हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि ये मैंने किया है। उसके फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग्स और चिट्ठी सब हमको जमा किया और वो मैंने भारत सरकार, नितिन गडकरी जी का मैं स्पेशल रूप से क्रेडिट देना चाहूँगा कि एक बात में जब वो कमेटी के सामने से हमको गुजरना पड़ा, जिस समय राकेश सिन्हा समझाने में थोड़ा सा नर्वस हो चुके थे और रोने लगे थे वहाँ पर और उनके आंसू गिर रहे थे वहाँ, तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि इसको समझाने वाला कोई एक व्यक्ति चाहिए हमको, आपके रोने से ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो उन्होंने ट्राई किया हमको फ़ोन लगा करके, तो मैंने, चूँकि हमारी चिट्ठी गई हुई थी वहाँ और मैंने 9 पॉइंट दिया हुआ था वहाँ, उन 9 पॉइंट पर जब उन लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि ये तो मनगढ़ंत बातें लगती है, ये बातें से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसको आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो मैंने उनको समझाया, इसका प्रमाण बताया कि एक एक प्रमाण बताया, तब उनको लगा कि ये तो मुंगेर पुल और मकामा पुल से तो ज़्यादा अच्छा था कि ये सामहो पुल बनना चाहिए था, सामहो पुल की आवश्यकता थी। और उन्होंने एक शब्द में उन्होंने कहा डन, एक शब्द में नितिन गडकरी ने कहा डन। तो वो दिन हमारे लिए भी बहुत ही खुशनुमा दिन था। और राकेश सिन्हा वहाँ से आने के बाद हमको सीधे बोले कि हम जीत गए, आज अब पुल बन जाएगा। नितिन गडकरी 2 बार नहीं बोलते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगा तो करूँगा, उसको कोई चेंज करने वाला नहीं है। अब परिस्थिति कुछ ऊपर से ऐसी आ जाए जो वो बदलाव आ जाए, नहीं तो वो पुल बन करके रहेगा। सर, एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, हमारे युवाओं का प्रश्न है। चूँकि राकेश सिन्हा हर दिल अजीज है, युवाओं में काफ़ी क्रेज है उनका, और चाहे दल कोई भी हो लेकिन उनके विचारों का समर्थन, उनके व्यक्तित्व का समर्थन हर कोई करता है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहता हूं कि राकेश सिन्हा से सभी युवा यह आस लगाए हुए हैं कि जिस तरह से उन्होंने सामहो में पुल बनवा करके सामहो वासी के दिल में अपना एक अलग पहचान बना ली है, वो चाहते हैं कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय हो। बहुप्रतीक्षित हमारा मांग है, हमारा अधिकार है। तो क्या लगता है सर, राकेश सिन्हा और आप तमाम बुद्धिजीवी और हमारे अभिभावकों के मार्गदर्शन में, सहयोग से क्या हमारा यह सपना साकार होगा? साथ साथ हमारे यहाँ एक एयरपोर्ट भी हो, चूँकि कम राजस्व देने वाला दरभंगा में एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि औद्योगिक राजधानी बेगूसराय में भी एक बेहतर एयरपोर्ट हो? दिनकर की धरती है यहाँ से, और दिनकर की धरती में दिनकर का सम्मान विश्वविद्यालय से करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो लड़ाई भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है, उसको भी पूर्ण करेंगे। पूर्ण करने से पहले हम लोग ज़्यादा इसको बताते नहीं हैं। संघ वाले लोग, चूँकि संस्कार उनका राकेश सिन्हा का संघ के विद्यालय से हुआ है, तो वो ज़्यादा खुल करके काम करने से पहले प्रसिद्धि की बात नहीं करते। काम करने वाला व्यक्ति प्रसिद्धि के लिए प्रयास नहीं करता है, काम करने वाला काम के रिजल्ट का प्रयास करता है। और उस रिजल्ट के तहत एक चीज़ और बता देते हैं कि सामहो में आने वाले दिनों में आपका एयरपोर्ट भी होगा। अगर वो पुल बन जाएगा तो बेगूसराय का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सामहो ही होगा। विश्वविद्यालय का जहाँ तक सवाल है, विश्वविद्यालय का बनना तय है और विश्वविद्यालय भी बनेगा। ये आपको मैं आज आपके माध्यम से जनता के बीच में मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस विषय पर काम चल रहे हैं और जल्द ही इसका प्रयास कुछ आपको दिख जाएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। आपने हमारे सपने को अब एक अलग ऊर्जा दिया है और हम तमाम दर्शक, तमाम जिलेवासी की ओर से आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि सच में आपने कहा कि काम करने वाले काम करते हैं, उन्हें कोई बड़ाई या सम्मान का भूख नहीं होता, वो तो दिलों पे राज करते हैं। तो हमारी ओर से पुनः आपको अभिनंदन। राकेश सिन्हा सर को भी मैं संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहूँगा। और धन्यवाद आपको भी, पूरे केवी स्टूडियो परिवार को मैं धन्यवाद। जो सुन रहे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बेगूसराय के विकास और बिहार और भारत के विकास के लिए अपना अंशदान करें। मैं आप लोगों से इसी अनुरोध के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो हमारे साथ थे संघ के वरिष्ठ सिपाही और बेगूसराय के लिए, बेगूसराय मानव हित के लिए, जन कल्याण के लिए हमेशा संघर्ष की आवाज़ बुलंद करने वाले
अमरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ लल्लू बाबू जी। इन्होंने यहाँ से आश्वस्त किया है हम सबों को, जैसे सामो में पुल का सपना सच हो गया, वैसे ही बहुत जल्द दिनकर जी के नाम पर उनके सम्मान में यहाँ के छात्र युवाओं के लिए दिनकर विश्वविद्यालय का भी सपना सच होगा। और साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि बहुत जल्द बेगूसराय में एक सुंदर, बेहतर और एक शानदार एयरपोर्ट की सुविधा भी होगी। इस तरह की आवाज़ को, जो जनमानस की आवाज़ है, जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता की मांग और अधिकार हैं, उनकी आवाज़ को हमारे इन महानुभावों के तक पहुंचाने के लिए और इनके द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाने के लिए जो हमारा स्टार्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल है, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उसे ज्वाइन करें। और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी लाइक करें और हमारी इस आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाएं और अधिक शेयर करें। करण विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।